डिस्क्लेमर। प्रस्तुत कहानी के पात्र, नाम, घटनाएं और संवाद लेखक की कल्पना परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह पूरी तरह से अनायास और संयोग मात्र है। लेखक किसी भी जाति, धर्म या समुदाय की भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं रखते। अगली सुबह विवान गुप्ता दीपक बोस की तेज आवाज से जाग उठा। दीपक बोस, तुम्हें क्या हुआ है? कल से आधिकारिक तौर पर कक्षाएं शुरू हो रही हैं। क्या तुम्हें आज नींद पूरी नहीं करनी चाहिए? तुम सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रहे हो? वरुण मेहता की नींद खुल गई और वो बिस्तर से ही दीपक बोस को डांटने लगा। विवान गुप्ता ने भी अपने भारी सिर को छुआ और उठकर बैठ गया। दीपक बोस ने वरुण मेहता को समझाने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि उठ बैठे विवान गुप्ता से कहा, व्हाइट पीसेस वीबो देखो, तुम वायरल हो गए हो। अभी अभी जागे हुए विवान गुप्ता दीपक बोस के अजीब शब्दों से चकित थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बेडसाइड टेबल पर रखे अपने फोन की ओर हाथ बढ़ाया और वीबो ऐप खोला। वीबो पर नजर डालते ही विवान गुप्ता को आखिरकार समझ आ गया कि दीपक बोस का वायरल होने से क्या मतलब था। क्योंकि 5वां ट्रेंडिंग टॉपिक था मुंबई थिएटर अकादमी का सबसे शरारती छात्र। इस विषय पर चर्चा करने वालों की संख्या पहले ही 70 से 80 हजार के करीब पहुंच चुकी थी। विवान गुप्ता ने सबसे लोकप्रिय वीडियो में से एक की शुरुआत की। वीडियो में कल का वो इंटरव्यू दिखाया गया जिसमें वे खुद मौजूद थे। स्क्रीन के बीचों बीच उनका बेहद आकर्षक चेहरा दिखाई दिया, जिसके बाद रिपोर्टर की उनसे हुई बातचीत दिखाई दी। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूं? विवान गुप्ता। मैंने पहले देखा था कि विवान सुपरकार से स्कूल जाता था, जिससे पता चलता है कि आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि काफी अच्छा है। मुंबई थिएटर अकादमी में आवेदन करने का कोई विशेष कारण था? आप काफी आकर्षक दिखते हैं। निर्देशन विभाग में इतने अच्छे दिखने वाले व्यक्ति का होना दुर्लभ है। क्या आप सहमत नहीं हैं? मुंबई थिएटर अकादमी में आवेदन क्यों करें? जाहिर है, पढ़ाई के लिए। अगर पढ़ाई के लिए नहीं तो स्कूल आने का और क्या मकसद होगा? ज्यादातर लोग किसी न किसी आदर्श की वजह से मुंबई थिएटर अकादमी में आवेदन करते हैं। क्या विवान का भी कोई आदर्श है? आदर्श? नहीं। अगर मुझे किसी एक का नाम लेना हो तो मैं हर्ष मेहरा की बहुत प्रशंसा करता हूं। आखिरकार मनोरंजन जगत में एक प्रतिष्ठित हस्ती के रूप में, जिनके पुरुष प्रशंसक महिला प्रशंसकों से कहीं अधिक हैं, अभिनय हो या किरदार, हर्ष मेहरा उत्कृष्ट हैं और उन अधिकांश लोगों से कहीं बेहतर हैं जिनकी अभिनय क्षमता दिखावटी है। फिर कैमरे की ओर मुंह किए रिपोर्टर ने कुछ शब्द कहे। कुल मिलाकर वीडियो को दुर्भावनापूर्ण तरीके से संपादित नहीं किया गया था और वे सभी शब्द विवान गुप्ता द्वारा स्वयं बोले गए थे। बेशक ऐसा इसलिए है क्योंकि विवान गुप्ता के जवाबों को किसी संपादन की आवश्यकता नहीं थी। केवल अभिनय कौशल में कमी वाले अधिकांश लोगों के बारे में अंतिम वाक्य ही चर्चा को जन्म देने के लिए पर्याप्त था। नीचे दी गई टिप्पणियां विविध थीं और विवान गुप्ता ने कुछ सबसे चर्चित विषयों पर एक नज़र डाली। क्या मुंबई थिएटर अकादमी के सभी लड़के अब इतने ही सुंदर दिखते हैं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अभिनय विभाग में नहीं है। लैम्बोर्गिनी चलाकर स्कूल जाना, ये तो मैं सिर्फ सपने में ही सोचती हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि असल में ऐसे लोग होते हैं। मैं मानती हूँ कि मुझे जलन हो रही है। नींबू का पेड़, नींबू का फल, नींबू के पेड़ के नीचे तुम और मैं हैं। मुझे लगता है कि ये आदमी गलत नहीं है। क्या उनमें से ज्यादातर फिल्म स्टार्स अजीबोगरीब दिखने वाले और खराब अभिनय कौशल वाले नहीं होते? उन्हें घिनौनी भूमिकाएं निभाने के लिए मोटी फीस मिलती है। क्या ये एक निर्विवाद तथ्य नहीं है? पहली नज़र में तो कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं दिखी, लेकिन जब उसने थोड़ा नीचे स्क्रॉल किया तो उसे कुछ नकारात्मक टिप्पणियां मिली। क्या अब हर कोई आम कुत्ता बन गया है जो बुजुर्गों का मजाक उड़ा सकता है? अगर आप इतने काबिल हैं तो निर्देशक आपको अभिनय करने के लिए क्यों नहीं कहते? आपको उन्हें अजीब दिखने वाला कहने का अधिकार किसने दिया? क्या आपको पता है कि वे आम तौर पर कितनी मेहनत करते हैं? अभिनय कोई जन्मजात हुनर नहीं है। क्या उन्हें अनुभव की जरूरत नहीं होती? वे भी धीरे धीरे सुधर रहे हैं। पहली नज़र में ये टिप्पणी तर्कसंगत लग रही थी, जब तक कि विवान गुप्ता ने गार्डिंग द वर्ल्ड्स बेस्ट लूलू नाम की वीबो आईडी नहीं देख ली। हूँ शांकिला, फिर चिंता की कोई बात नहीं है। कुछ मिनट ब्राउज करने और कुछ लोकप्रिय टिप्पणियों को देखने के बाद मुझे इसे कैसे व्यक्त करना चाहिए? इसमें अच्छे और बुरे दोनों पहलू शामिल थे। आखिरकार उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया और हालांकि ज्यादातर लोग समझ गए थे कि विवान गुप्ता किसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन चूंकि नाम स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया था, इसलिए प्रशंसकों ने भ्रमित होने का नाटक किया। आखिर कोई भी इस तरह की टिप्पणी करके खुद को सम्मानित नहीं करना चाहता। लेकिन विवान गुप्ता थोड़ा असमंजस में था। उसने उस स्व मीडिया के वीबो अकाउंट की भी जांच की थी जिसने उसका साक्षात्कार लिया था।
इसके केवल 10 लाख से कुछ ज्यादा फॉलोअर्स थे, जिनमें से ज्यादातर शायद फेक अकाउंट थे। उन्हें इस इंटरव्यू को ट्रेंडिंग लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंचाने की क्षमता नहीं होनी चाहिए थी। इस विषय पर नजर रखते हुए विवान गुप्ता ने एक रीट्वीट और कमेंट देखा, जिससे आखिरकार उसे असली अपराधी का पता चल गया। वांग सिमिंग, मुझे लगता है ये आदमी सच कह रहा है। आजकल के कुछ लू और ताओ जैसे लोगों में से कौन ट्रैफिक से काला धन नहीं कमा रहा है। साथ ही मुझे लगता है अजीब दिखने वाला शब्द का प्रयोग बिल्कुल सटीक है। नेशनल हस्बैंड के नाम से वीबो पर हर चीज पर बहस करने वाले व्यक्ति के रूप में प्रिंसिपल वांग में स्वाभाविक रूप से इस प्रवृत्ति को हवा देने की क्षमता है। हालांकि पांडा के दिवालिया घोषित होने के बाद से दूसरी पीढ़ी के इस प्रमुख धनी व्यक्ति ने काफी संयम बरता है और वीबो पर आक्रामक टिप्पणियां कम ही पोस्ट करते हैं। लेकिन विवान गुप्ता को अभी भी याद है कि उनके पुनर्जन्म से कुछ दिन पहले तुम्हारे तरल पदार्थ की कमी के मुद्दे ने उन्हें एक बार फिर ऑनलाइन चर्चा का विषय बना दिया था। इसके अलावा अब 2017 है और यह शीर्ष धनी दूसरी पीढ़ी का व्यक्ति अभी भी वीबो पर बहुत सक्रिय है। आमतौर पर उनके एक लाइक से ही कोई विषय हॉट सर्च में आ जाता है और इस बार तो उन्होंने खुद रीपोस्ट और कमेंट करके कमाल कर दिया। लेकिन चाहे वो हॉट सर्च में जगह बनाए या प्रिंसिपल वांग से कोई टिप्पणी मिले, विवान गुप्ता के लिए इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अपनी वर्तमान सोच के साथ उसमें ऐसी कोई हारी वाली मानसिकता नहीं है कि वो सिर्फ इसलिए सम्मानित महसूस करे क्योंकि प्रिंसिपल वांग ने पोस्ट को रीपोस्ट या उस पर टिप्पणी की है। उसे किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, केवल दूसरों को उसके सामने झुकना चाहिए। जिस बात ने उनका ध्यान खींचा वो एक मामूली सी टिप्पणी थी। मैं स्पोर्ट्स कारों का बहुत बड़ा शौकीन हूं। इस शख्स के पीछे जो स्पोर्ट्स कार है उसे लैम्बोर्गिनी की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इसका नाम नाइट शैडो है, जो एक खास तौर पर बनाई गई सुपरकार है और जिसकी आधिकारिक वेबसाइट पर कीमत 25 लाख अमेरिकी डॉलर है, जो 15 लाख रुपए से भी ज्यादा है। एक और बात, शायद किसी ने उसकी घड़ी पर ध्यान दिया होगा। यह पाटेक फिलिप 6002G मॉडल है, जो बाजार में पूरी तरह से बिक चुकी है और जिसकी मौजूदा कीमत 20 मिलियन से ज्यादा है। दूसरे शब्दों में कहें तो मुंबई थिएटर अकादमी के निर्देशन विभाग में पढ़ रहे इस छात्र ने लगभग 40 मिलियन की घड़ी पहनी हुई है। जरा सोचिए कि ये छात्र किस तरह के परिवार से आता है, तो क्या इस तरह की टिप्पणी करना अजीब है? आखिरकार जिन सितारों को आप पहुंच से बाहर समझते हैं, हो सकता है कि उनकी नज़रों में उनका कोई महत्व ही न हो सकता है कि वो मुंबई थिएटर अकादमी में सिर्फ मौज मस्ती के लिए ही जा रहे हों। यह टिप्पणी हालांकि बहुत प्रभावशाली नहीं थी और इसे कुछ ही लाइक मिले, लेकिन इसमें विवान गुप्ता के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहा गया था, बल्कि विवान गुप्ता पर मिलने वाली लग्जरी वस्तुओं के बारे में थोड़ी सी वैज्ञानिक जानकारी दी गई थी। विवान गुप्ता को सबसे ज्यादा घबरा देने वाली बात आखिरी 2 वाक्य थे। उसका अपना परिवार। क्या उसे खुद नहीं पता कि उसका परिवार किस तरह का है? सामान्य परिवारों की तुलना में ये निश्चित रूप से कहीं अधिक समृद्ध है, लेकिन किसी भी तरह से अत्यधिक धनवान परिवारों में से एक नहीं है। विवान गुप्ता को इस बात की चिंता नहीं है कि पारिवारिक स्थिति उजागर होने पर वो विनम्रता का दिखावा नहीं कर पाएगा, न ही इस बात की कि एक धनी दूसरी पीढ़ी की पहचान इतनी दिखावटी है। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि मौजूदा विवान गुप्ता को अभी भी अपनी बड़ी धनराशि को छुपाने के लिए ऐसी पहचान की जरूरत है। एक बार जब उसकी पहचान उजागर हो जाएगी और उसके बैंक बैलेंस का खुलासा हो जाएगा, जिससे जांच शुरू हो जाएगी, तो वो अपनी धनराशि के स्रोतों को कैसे समझाएगा? यह सोचकर विवान गुप्ता थोड़ा परेशान हो गया। आखिरकार इस इंटरनेट युग में किसी के लिए भी जनता के बीच मशहूर होना बहुत आसान है। विवान गुप्ता ने कभी सोचा भी नहीं था कि सिर्फ एक इंटरव्यू उन्हें इस तरह सुर्खियों में ला देगा। ऐसा प्रतीत होता है मानो विवान गुप्ता के विचारों को भांपते हुए वो प्रणाली, जो केवल आत्मविश्वास मूल्य बढ़ने पर ही प्रकट होती है, अचानक सामने आ गई। विश्व नमूना संग्रह पूरा हो गया, सोशल नेटवर्क व्यवस्थित हो गया। सिस्टम की गोपनीयता और होस्ट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम ने होस्ट की सामाजिक भूमिका को आभासी बना दिया है, ताकि होस्ट के बारे में जनता की जिज्ञासा को कम किया जा सके। नोट: इससे होस्ट की वास्तविक सामाजिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता, केवल होस्ट पर बाहरी जांच प्राधिकरण को ही बढ़ावा मिलता है। सिस्टम को अचानक प्रकट होते देख विवान गुप्ता मन ही मन खुशी से झूम उठा। ये सिस्टम कमाल का है। 666 मेरे प्यारे। इस व्यवस्था का स्पष्टीकरण बहुत सरल है। अब आम लोगों के लिए उसकी पृष्ठभूमि की जांच करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बेशक बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों के लिए जांच करना अभी भी बहुत आसान है। हालांकि इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े अधिकारी प्रतिदिन तरह तरह के महत्वपूर्ण मामलों से निपट रहे हैं, उनके पास उस पर ध्यान देने का समय नहीं है। कई $100 मिलियन का पूंजी प्रवाह बहुत बड़ा लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मामलों से निपटने वालों की नज़र में ये मामूली बात भी नहीं है। इसलिए इस प्रणाली से मिलने वाला लाभ विवान गुप्ता के लिए काफ़ी है। फिलहाल तो उसकी एकमात्र चिंता यही है, लेकिन कुछ समय बाद जब वो अपने दिमाग में मौजूद
व्यावसायिक योजना को पूरी तरह से साकार कर लेगा तो उसे तथाकथित जांच पड़ताल की बिल्कुल भी परवाह नहीं होगी, माइनस वो एक बड़ा उद्योगपति बन जाएगा। इसके अलावा उनका मानना है कि एक बार जब सिस्टम लेवल 2 पर पहुंच जाएगा तो ये सिर्फ पैसा बांटने तक सीमित नहीं रहेगा। आखिरकार लेवल 1 से पूर्ण स्तर तक पहुंचने के लिए केवल 10 छोटे लक्ष्य ही तो पूरे करने होते हैं। लेवल 2 का क्या? 10 अरब। और लेवल 3 का क्या? 100 अरब। विवान गुप्ता को विश्वास है कि सैकड़ों अरबों का नकद प्रवाह न केवल देश में सनसनी पैदा करेगा बल्कि विश्व स्तर पर हलचल मचाने के लिए पर्याप्त होगा। विवान गुप्ता को अपने फोन को घूरते हुए देखकर दीपक बोस ने झट से कहा, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था कि यूं ही कुछ मत बोलो? क्यों न हम अभी उस मीडिया से संपर्क करें और उनसे वीडियो डिलीट करने के लिए कहें? दीपक बोस को लगा कि विवान गुप्ता अभी भी हॉट सर्च के मुद्दे को लेकर चिंतित है। विवान गुप्ता ने आधी बाजू की कमीज पहनी और बिस्तर से नीचे उतर गया। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मुझे डर है कि स्कूल की तरफ से कुछ असर पड़ सकता है। मुंबई मीडिया कंपनी के अग्रणी कला विद्यालयों में से एक होने के नाते मुंबई थिएटर अकादमी का शैक्षणिक वातावरण काफी सख्त है और ऐसी किसी भी चीज की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है जो स्कूल की छवि को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सके। विवान गुप्ता ने लापरवाही से अपने टॉयलेटरीज उठाए और बाथरूम में चले गए। कुछ देर बाद बाथरूम से उसकी आवाज आई, क्या आपको लगता है कि आप जैसे स्कूल के नेताओं के पास इन ज्वलंत मुद्दों की परवाह करने के अलावा और कोई काम नहीं है? वैसे भी मैं तो बस एक सामान्य साक्षात्कार दे रहा था और मैंने जो कहा वो बिल्कुल सामान्य था, इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? दीपक बोस को भी ये बात तर्कसंगत लगी। वह भी व्यर्थ ही चिंता कर रहा था। अगर विवान गुप्ता को भी परवाह नहीं थी तो उसे इतना परेशान क्यों होना चाहिए? इसके अलावा अब उसकी नज़र में विवान गुप्ता सिर्फ एक अमीर नौजवान है जो जीवन का अनुभव करने निकला है और आम लोगों की चिंताएं शायद उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। कुछ देर बाद जब विवान गुप्ता ने हाथ मुंह धोकर खत्म कर लिया तो उसने वहां मौजूद कुछ लोगों से कहा, मैं नाश्ता करने जा रहा हूं, क्या कोई मेरे साथ आ रहा है? नतीजतन दीपक बोस को छोड़कर लव शुक्ला और वरुण मेहता फिर से सो गए, इसलिए दीपक बोस के तरोताज़ा होने का थोड़ा इंतजार करने के बाद वे दोनों एक साथ कैफेटेरिया की ओर चल दिए। मुंबई थिएटर अकादमी के कैफेटेरिया के अंदर विवान गुप्ता ने खुशी खुशी एक तले हुए पकौड़े को अपने मुंह में डाल लिया। टेढ़े तरबूज से टूटी खजूर वाली घटना आजकल खूब चर्चा में है। विश्वविद्यालयों जैसे संस्थानों में युवा पीढ़ी ही रुझानों की सूत्रधार होती है। इस समय शायद मुंबई थिएटर अकादमी में हर कोई जानता होगा कि निर्देशन विभाग के दूसरे वर्ष में विवान गुप्ता नाम का एक छात्र है। विवान गुप्ता आखिरी बार अकादमी में इतना लोकप्रिय तब हुआ था जब उसने प्रवेश परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त किए थे। 10 साल की कड़ी मेहनत, बिना किसी की नज़र में आए, एक छोटी सी गलती और आप दुनिया भर में मशहूर हो गए। व्हाइट पीसेस, तो लगता है मशहूर होना इतना आसान है। क्या सोचते हो, क्या मुझे वीबो पर व्यंग्यात्मक पोस्ट करना शुरू कर देना चाहिए? कौन जाने, शायद मैं मशहूर हो जाऊं। स्कूल की छात्राओं और जूनियर छात्राओं की विवान गुप्ता की ओर झुकी हुई जिज्ञासु निगाहों को देखकर दीपक बोस ने गहरी आह भरी और कहा। अपने मुंह में मौजूद पकौड़े को निगलते हुए विवान गुप्ता ने उसकी ओर एक नज़र डाली। मुझे लगता है ये मुमकिन है। अगर आपके पास जैन खान जैसी काबिलियत है कि आप आधे भारत को ट्रोल कर सकें और कोई कुछ करने की हिम्मत न करे, तो ये ज़रूर एक रास्ता है। आजकल डेब्यू करना इतना आसान है, इतने सारे शॉर्टकट हैं। क्यों ना आप रोस्टिंग करके खुद को साबित करो वाला तरीका अपनाएं, और जब आप पूरे एंटरटेनमेंट जगत को ट्रोल कर देंगे तो आप इंडस्ट्री के बेताज बादशाह बन जाएंगे। सुपरस्टार बादशाह आपके सामने खड़े एक आम आदमी के सामने क्या हैं? विवान गुप्ता को सोया दूध पीते देख दीपक बोस ने अजीब सी हंसी हंसते हुए अपनी गर्दन सिकोड़ी और कहा, शायद नहीं। अगर मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि जैन खान जैसा होता तो मैं स्टार क्यों बनना चाहता? विवान गुप्ता ने कंधे उचका दिए और कोई राय नहीं दी। व्हाइट पीसेस, मेरा आपसे एक सवाल है। अचानक कुछ याद आने पर दीपक बोस ने विवान गुप्ता से पूछा। क्या? मुझे लगता है कि आप और जैन खान में समानता है, दोनों ही दूसरी पीढ़ी के अमीर बच्चे हैं। बताइए, वो हमेशा वीबो पर लोगों को क्यों ट्रोल करता है और दिखावा क्यों करता है? क्या वो मशहूर होना चाहता है? ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना? वो दूसरी पीढ़ी के सबसे अमीर बच्चों में से एक है, क्या उसे ये अपमानजनक नहीं लगता? असल में विवान गुप्ता इन बातों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता था, लेकिन दीपक बोस की पूरी जिज्ञासा को देखते हुए उसने फिर भी जवाब दे दिया। दरअसल हर किसी का जीने का अपना तरीका होता है। जैसा कि आपने कहा, वीबो पर रोज लोगों को ट्रोल करना स्वाभाविक है। शायद वो कुछ लोगों और बातों से नाराज है और इसका कोई ठोस कारण नहीं है। दरअसल उसके जैसे कई लोग हैं जो वीबो प्लेटफॉर्म पर हर चीज को ट्रोल करते हैं। शायद उसकी पहचान ही आपको उसे अनोखा बनाती है। जहां तक दिखावे की बात है, आपके हिसाब से दिखावा क्या होता है?
मुझे दूसरों के विचार तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि दिखावा करना और हाई प्रोफाइल होना दो अलग अलग बातें हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं सुपरकार चलाकर स्कूल जाता हूं, तो ये मेरे लिए बिल्कुल सामान्य बात है, जैसे कोई आम कर्मचारी अपने परिवार की कार से ऑफिस जाता है। तो क्या आप कह सकते हैं कि मैं दिखावा कर रहा हूं? सुपरकार की कीमत की वजह से ज्यादा ध्यान आकर्षित होता है, न कि इसलिए कि मैं जानबूझकर दिखावा कर रहा हूं। इसी तरह, अगर आप ऑनलाइन जैन खान के TXX क्लब में लाखों खर्च करने की चर्चा देखें, तो उनके लिए लाखों खर्च करना शायद एक आम आदमी के कुछ हजार रुपये खर्च करने के बराबर ही होगा, है ना? तो क्या आप कह सकते हैं कि वो दिखावा कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता। अगर मुझे इस व्यवहार को समझाना हो, तो मैं कहूंगा कि ये हाई प्रोफाइल है। हाई प्रोफाइल होने का मतलब है कि ये मेरी जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है। मैं इसे लो प्रोफाइल नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इससे लोगों का ध्यान आकर्षित होता है। दिखावा करना बहुत आसान है। मैं एक TXX क्लब में जाता हूं, 10 लाख खर्च करता हूं और फिर हर जगह इसका प्रचार करता हूं, ये सोचकर कि काश पूरी दुनिया को पता चल जाए। यही दिखावा है। तो जब आप पूछते हैं कि क्या ये अपमानजनक लगता है, तो मेरा जवाब है कि ये अपमानजनक नहीं है। आप उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वे आम लोगों के बहुमत के मूल्यों को स्वीकार कर लें, सिर्फ इसलिए कि आधुनिक समाज में धनी लोग अल्पसंख्यक हैं। तो आप कह रहे हैं कि मेरा नजरिया संकीर्ण है। ये बात आपने खुद कही है, मैंने नहीं। अरे वाह, अमीरों का चेहरा। अचानक विवान गुप्ता के कान में एक तीखी आवाज गूंजी। ओनी चान, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लोगों की संज्ञानात्मक क्षमता, समझ, निर्णय लेने की क्षमता, साथ ही चीजों को निर्धारित करने, सही और गलत में अंतर करने के लिए उनकी सोच या मूल्य अभिविन्यास पर चर्चा करना। पीछे मुड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। विवान गुप्ता पहले से ही जानता था कि ये कौन है। कोई और उसे ऐसा अनोखा उपनाम नहीं दे सकता था। मानवीय भाषा बोलो। मूल्यों के बारे में बात करते हुए। उबाऊ। यह कहते हुए रिया जैन विवान गुप्ता के बगल में बैठ गई, अपने दाहिने हाथ के पिछले हिस्से से अपनी ठोड़ी को सहारा दिया और अपना चेहरा झुकाकर मुस्कुराते हुए विवान गुप्ता को देखने लगी। आज रिया जैन ने एक बार फिर दूधिया पीले रंग की नई लोलिता ड्रेस पहनी थी, जिसमें वो बेहद प्यारी लग रही थी। ओनी चांद, क्या तुम आज खाली हो? विवान गुप्ता ने लगभग पेट भर खाना खा लिया था, अपना मुंह पोंछा और उसकी तरफ मुड़कर देखा। क्या बात है? क्या कल से सैन्य प्रशिक्षण शुरू नहीं हो रहा है? मैंने अभी तक सनस्क्रीन नहीं खरीदी है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? मैं नहीं जा रहा हूं। जवाब सुनकर रिया जैन का चेहरा तुरंत उतर गया और उसने प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी नाक सिकोड़ ली। ओनी चान, कृपया मेरे साथ चलो। ये कहावत कि महिलाएं नखरे कर सकती हैं और पुरुषों का मन भटक सकता है, विवान गुप्ता पर लागू नहीं होती थी, जो पूरी तरह से एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। विवान गुप्ता को अब भी अविचलित देखकर रिया जैन ने अंततः अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किया। मैं कुछ मोजे भी खरीदने की सोच रही थी। ओनी चान, क्या तुम मुझे उन्हें चुनने में मदद करोगे? सामने बैठे दीपक बोस के हाथ से लगभग बन गिर ही गया। वो मन ही मन सोच रहा था कि ये कितना आसान है। समय, स्थान, कितने लोग? शुभ दोपहर, नेशनल गोल्ड सेंटर, आप और मैं। ठीक है, मैं आपको दोपहर में लेने आऊंगा। अंततः दीपक बोस का सब्र टूट गया। उसने उन दोनों को गंभीरता से देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि आपको मेरी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। मोजे जैसे उत्तेजक विषयों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करना ठीक नहीं है। रिया जैन ने अपना मुंह ढककर हंसते हुए कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए भी एक लाऊं ताकि आप उसे चख सकें, अंकल? दीपक बोस, मैं नहीं जाऊंगा। इतना कहकर वो मुंह में बन लिए वहां से चला गया। दीपक बोस को जाते देख विवान गुप्ता भी खड़ा हो गया। मैं आज दोपहर आपको लेने आऊंगा। इतना कहकर वो कैंटीन में मौजूद कई छात्रों की निगाहों के बीच से निकल गया। विवान गुप्ता के जाने के बाद ही कानाफूसी शुरू हुई। क्या ये वही विवान गुप्ता नहीं है जिसके बारे में वीबो के ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर सब बात कर रहे हैं? वीडियो में जितना हैंडसम दिख रहा है उतना ही हैंडसम है। क्या किसी के पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर है? मुझे लगता है मुझे उससे बात करने का मौका मिल सकता है। कुछ फैशनेबल और जीवंत लड़कियां विवान गुप्ता की जाती हुई आकृति को देखते हुए बातें करने लगीं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या आपने उस लड़की को देखा जिससे वो अभी बात कर रहा था? वो कौन है? क्या आपने स्कूल फोरम नहीं देखा? निर्देशन विभाग में एक नई छात्रा, रिया जैन। कल उसकी परिचय पोस्ट रातों रात चर्चा का विषय बन गई। उसे मुंबई थिएटर अकादमी में हम नए छात्रों के लिए 4 नई देवियों में से एक और ओटाकू के लिए एक देवी घोषित किया गया है। बाकी 3 कौन हैं? बाकी 3 अभिनय विभाग से हैं। राधिका यादव, क्वांग वेनेक्सन और फिर आलिया मेहता हैं, जिन्हें तुरंत कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की का खिताब मिल गया। ये लोग तो सचमुच उबाऊ हैं। हम किस युग में जी रहे हैं? अभी भी कैंपस की सुंदरियों को रैंकिंग दे रहे हैं। कितना पुराना तरीका है। हालांकि इस लड़की के लहजे में उपहास भरा था, लेकिन उसकी तीव्र ईर्ष्या स्पष्ट थी।
अगर वो कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की कहलाने के योग्य होती तो शायद उसके चेहरे के भाव कुछ और ही होते। हालांकि बाकी लड़कियों को थोड़ी सी खटास महसूस हो गई थी, लेकिन वे सभी रूममेट थीं और अपना अधिकांश समय साथ बिताती थीं। वे उसका मजाक नहीं उड़ा सकती थीं, इसलिए उन्होंने विषय ही बदल दिया। इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप लोगों ने वीबो पर देखा? विवान गुप्ता सुपर कार से स्कूल आता है। विवान गुप्ता की सुपर कार के बारे में ही एक पोस्ट थी। उसकी कीमत 10 मिलियन से भी ज्यादा है। हमें कैसे पता नहीं चला कि हमारे स्कूल में इतना बड़ा हीरो है? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं पहले ही कदम उठा लेती। अब मेरी ग्रेजुएशन लगभग खत्म होने वाली है और कोई एजेंसी मुझे साइन नहीं करना चाहती। ग्रेजुएशन के बाद शायद मैं हेंगेडियन में एक्स्ट्रा का काम ही करूंगी। अगर मेरा उसके जैसा अमीर बॉयफ्रेंड होता तो मुझे इन सब बातों की चिंता नहीं करनी पड़ती। हाँ, बिल्कुल सही, जैसे कि अगर तुम उसे पहले से जानती भी होती तो भी तुम्हें कोई मौका मिलता। क्या तुमने नहीं देखा कि देवियां भी उसकी ओर आकर्षित होने से खुद को रोक नहीं पाईं? तुम्हें उनसे मुकाबला करने की क्या जरूरत है? नींबू वाली लड़की जो पहले चुप थी फिर से बोलने लगी और उसने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची की ताकि पास में बैठी रिया जैन उसे अच्छी तरह सुन सके। हालांकि रिया जैन ने अपना सिर तक नहीं उठाया। उसने बचपन से ही इस तरह की तीखी टिप्पणियां अनगिनत बार सुनी थीं और अब वो पूरी तरह से बेपरवाह हो चुकी थी। ठीक है, अपनी आवाज धीमी करो, लोग हमें सुन सकते हैं। उनके रूममेट ने नींबू वाली लड़की को चुप रहने का इशारा किया। अगर वे सुन भी लें तो क्या हुआ? क्या मैं सच नहीं बोल रहा हूं? एक बार ईर्ष्या मन पर हावी हो जाए तो कोई भी उसे समझा नहीं सकता। लेमन गर्ल के रूममेट्स ये बात समझ गए और सब चुपचाप नाश्ता करने लगे। उनके चेहरों को देखकर लेमन गर्ल मुस्कुराई, लेकिन कुछ नहीं बोली। दोपहर 2 बजे मौसम काफी सुहावना था। हल्की हवा चल रही थी और सूरज बादलों के पीछे छिपा हुआ था। डायरेक्टर हुआंग के लोगों द्वारा कार पहले ही स्कूल में पहुंचा दी गई थी। इस समय काले और लाल रंग की शानदार नाइट शैडो मुंबई थिएटर अकादमी के महिला छात्रावास भवन के नीचे खड़ी थी। विवान गुप्ता से संदेश मिलते ही रिया जैन जल्दी से नीचे की ओर चल पड़ी। रिया, तुम कहाँ जा रही हो? साधारण सी घर की छोटी आस्तीन वाली पोशाक में भी आलिया मेहता की अद्भुत काया किसी से छिपी नहीं थी। ईश्वर न्यायप्रिय है वाली कहावत उन पर लागू होने पर एक मजाक जैसी लगती थी। उनका आकर्षक शरीर तो था ही, साथ ही उनका चेहरा भी बेहद खूबसूरत था। रिया जैन ने पीछे मुड़कर आलिया मेहता की ओर गर्व से मुस्कुराया, जिसने उससे ये सवाल पूछा था। मैं सैन्य प्रशिक्षण के लिए कुछ जरूरी सामान खरीदने नेशनल गोल्ड सेंटर जा रही हूं। सिस्टर मेहता, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? आलिया मेहता ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि पूछना जारी रखा, क्या विवान गुप्ता तुम्हें ले जा रहा है? हाँ। रिया जैन ने इसे बिल्कुल भी नहीं छिपाया। उसकी आवाज गर्व से भरी हुई थी। आलिया मेहता एक पल के लिए रुक गई, वो कुछ बोल नहीं पाई। सच तो ये है कि उसे पहले से ही पता था कि क्या हो रहा है। विवान गुप्ता की नाइट शैडो की गर्जना वाकई बहुत जोरदार थी। उसने इसे खिड़की से पहले ही देख लिया था। रिया जैन के बेचैन हावभाव को देखते हुए वो समझ गई कि विवान गुप्ता उसे लेने आया है। चुप बैठी आलिया मेहता को देखकर रिया जैन ने पलकें झपकाईं। अगर सिस्टर मेहता के पास और कुछ नहीं है तो मैं पहले निकल जाऊंगी, ठीक है? ओनी चांद मुझे बुला रही है। इतना कहकर आलिया मेहता की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना उसने दरवाजा बंद किया और चली गई। छात्रावास में रहने वाली बाकी 2 लड़कियां तो पहले से ही आलिया मेहता और रिया जैन के बीच स्नेह के लिए प्रतिस्पर्धा का दृश्य कल्पना कर सकती थीं। आखिरकार लड़कियां ही लड़कियों को सबसे अच्छी तरह समझती हैं। कल रात TXX से लौटने के बाद से छात्रावास में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय विवान गुप्ता ही था, और यह चर्चा मुख्य रूप से आलिया मेहता और रिया जैन की ओर से हो रही थी। उनके इरादे बिल्कुल स्पष्ट थे। होंग लिनली और डोंगपेंग इस बात को पूरी तरह समझ गए थे। आखिरकार जिस तरह पुरुष सुंदरियों को पसंद करते हैं, उसी तरह सुंदरियां भी अच्छे पुरुषों को पसंद करती हैं, खासकर विवान गुप्ता जैसे आकर्षक और धनी व्यक्ति को। यदि उन्हें अपनी खूबसूरती का स्पष्ट अंदाजा न होता तो हांग लिनली और डोंगपिंग भी प्रतियोगिता में शामिल होने पर विचार कर सकती थीं। लेकिन ये असंभव था। बाकी सब तो छोड़ ही दीजिए, सिर्फ उनके नामों से ही पता चल जाता था कि वे उपन्यास में गौण पात्र हैं। कुछ दृश्य मिलना ही उनके लिए सौभाग्य की बात थी, तो वे और क्या मांग सकते थे। नीचे छात्रावास में रिया जैन के यात्री सीट पर बैठने के बाद विवान गुप्ता ने नेविगेशन को नेशनल गोल्ड सेंटर के लिए सेट किया, गैस पर पैर रखा और सीधे गंतव्य की ओर चल पड़ा। तीसरी मंजिल से आलिया मेहता की निगाहों को पीछे छोड़ते हुए। इस समय आलिया मेहता यही सोच रही थी कि उसे पहल करनी होगी। विवान गुप्ता उन लड़कों से अलग था जो उसकी चापलूसी करने के लिए हर संभव कोशिश करते थे। उसके पास बहुत सारे विकल्प थे। अगर वो उसके पहल करने का इंतजार करती तो शायद इस जन्म में विवान गुप्ता के साथ उसकी कोई कहानी ही न बन पाती। बहुत ही सरल तर्क, पुरुष महिला संबंधों की तुलना ग्राहक ठेकेदार संबंध से करना।
जब तक एक पक्ष की ज़रूरतें दूसरे पक्ष से अधिक होती हैं, तब तक वही ठेकेदार बन जाता है, और उस स्थिति में आपको ग्राहक की चापलूसी करनी पड़ती है। दूसरी तरफ वाली कार में, ओनी-चान, मुझे लगता है कि तुम्हें नई कार ले लेनी चाहिए। इसमें बैठना बहुत असुविधाजनक है, रिया जैन ने यात्री सीट से शिकायत की। विवान गुप्ता ने इस बात से सहमति जताई। हर सुपरकार ऐसी ही होती है। क्या ये अच्छा है? हाँ, ये बढ़िया है। आराम के बदले में समझौता करना पड़ता है। छोटी जगह, कम आराम, चलाने में असुविधाजनक, बैठने में असुविधाजनक, लेकिन इन सभी कमियों को एक शब्द पूरी तरह से ढक सकता है: कूल। आराम तो अस्थायी होता है, लेकिन कूलनेस हमेशा के लिए होती है। विवान गुप्ता ने एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए अधिक आरामदायक स्थिति में खुद को समायोजित किया। मैंने ये कार मुख्य रूप से 2 कारणों से खरीदी, एक तो इसकी दिखावट के लिए और दूसरा ये कि इसका एयर कंडीशनिंग सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है। क्या ये ठीक नहीं है? ये कहते हुए रिया जैन ने अपना छोटा हाथ एयर कंडीशनिंग वेंट से खेलने के लिए बढ़ाया। ये वास्तव में सुपरकारों का एक फायदा है। वे महिलाओं के शरीर के अनुसार तापमान को समायोजित करते हैं। कुछ लड़कियां कमज़ोर हो सकती हैं, इसलिए एयर कंडीशनिंग स्वचालित रूप से तापमान बढ़ा देती है, और जब वे बैठती हैं तो उन्हें गर्मी लगती है। इस नज़रिए से देखें तो रिया जैन काफ़ी पवित्र हृदय वाली प्रतीत होती थी, क्योंकि वो विवान गुप्ता के इशारे को समझ नहीं पाई थी। दरअसल एक और बात थी जो विवान गुप्ता ने नहीं कही थी। जब उन्हें गर्मी लगती है तो वे अपने कपड़े उतारना चाहते हैं, और कुछ लोग गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, और यहाँ तक कि ड्राइवर की सीट पर लगी बड़ी आइसक्रीम का स्वाद लेना चाहते हैं। दोनों इसी तरह बातचीत और हंसी मजाक करते रहे, और जल्द ही वे नेशनल गोल्ड सेंटर पहुंच गए। कार पार्क करने के बाद दोनों सीधे मॉल के अंदर चले गए। मौसम बहुत गर्म था, माइनस ऐसा लग रहा था जैसे धूप में झुलस रहे हों और धूप के बिना गर्मी से बेहाल हो रहे हों। आप सबसे पहले कहाँ जाने की योजना बना रहे हैं? विवान गुप्ता रुका और रिया जैन की ओर देखा। चलिए, पहले लैंकॉम के फ्लैगशिप स्टोर चलते हैं। मेरे पास कुछ अन्य स्किनकेयर उत्पाद खत्म हो रहे हैं और मुझे उन्हें स्टॉक करने की ज़रूरत है। ठीक है। लैंकॉम के फ्लैगशिप स्टोर में प्रवेश करने के बाद एक महिला सेल्स असिस्टेंट तुरंत उनके पास आई। विवान गुप्ता को मेकअप उत्पादों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने बैठने के लिए एक जगह ढूंढी और अपने फ़ोन पर खेलने लगा। इसी बीच सहायक की सलाह पर रिया जैन ने विभिन्न सौंदर्य प्रसाधन और त्वचा देखभाल उत्पादों को आजमाया और समय समय पर विवान गुप्ता की राय लेने के लिए वापस आती रही। अगर पुरुषों के लिए खेल सबसे बड़ा समय बिताने का साधन है, तो सौंदर्य प्रसाधन और कपड़े महिलाओं के आजीवन दुश्मन हैं। विवान गुप्ता ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेकअप का सामान खरीदने में आधे घंटे से ज़्यादा समय लग सकता है। अंततः जब विवान गुप्ता का धैर्य लगभग खत्म होने ही वाला था, तभी रिया जैन ने अपनी खरीदारी पूरी कर ली। सौंदर्य प्रसाधनों से भरा एक बड़ा बैग लिए हुए रिया जैन मुस्कुराते हुए विवान गुप्ता के पास पहुंची। बहुत ज़्यादा? विवान गुप्ता ने कुछ आश्चर्यचकित होकर पूछा। ज़्यादा कुछ नहीं, ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं। प्राइमर, कुशन फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन, कंसीलर और मस्कारा, ये सभी चीज़ें तो ज़रूरी हैं। क्या आपने ये नहीं कहा था कि आप सनस्क्रीन खरीदने आ रहे हैं? संयोगवश मैंने कुछ खरीद लिया। विवान गुप्ता उससे बहस करने में बहुत आलसी थी। बिक्री सहायक खरीदारी की रसीद भी ले आई। विवान गुप्ता ने उस पर एक नज़र डाली। माइनस कुल मिलाकर 5,000 से अधिक। ऐसा लगता था कि रिया जैन के परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी। लेकिन ये तो सामान्य बात है। अब तक उसने पैसों को लेकर कभी कोई चिंता नहीं दिखाई। कल रात उसने जो 2 द शेन लॉन्ग सेट ऑर्डर किए थे, उनकी कीमत हज़ारों डॉलर थी। केवल रिया जैन ही सबसे शांत लग रही थी, मानो वो हज़ारों डॉलर को कोई बड़ी बात ही न समझती हो। ऐसा लगता है कि अगर रिया जैन के माता पिता सचमुच बहुत अमीर नहीं हैं, तो कम से कम उन्होंने उसे भरपूर सुख सुविधाओं का एहसास तो दिलाया ही है। वो जिन लोगों के साथ उठती बैठती है, वे पैसे की बर्बादी हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, तो उनमें शामिल होना कुछ ही लोगों के बस की बात है। आगे क्या होगा? ये सुनकर रिया जैन शर्माते हुए मुस्कुराई और बोली, चलिए अब मोज़े खरीदने चलते हैं। ओनी-चान, आपको किस ब्रांड के मोज़े पसंद हैं? बैलेंसियागा। बिना सोचे समझे विवान गुप्ता ने झट से बोल दिया। दरअसल विवान गुप्ता को स्टॉकिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने अपने पिछले जीवन में इंटरनेट से ही बैलेंसियागा ब्रांड के बारे में जाना था। लगता है ओनी-चान को सब कुछ पता है। रिया जैन के कोमल चेहरे पर एक अवर्णनीय मुस्कान आ गई। फिर उसने आगे कहा, लेकिन बैलेंसियागा की स्टॉकिंग्स बहुत महंगी हैं। चलो कहीं और चलते हैं। बैलेंसियागा की एक जोड़ी स्टॉकिंग्स से तो पिंडूडू पर स्टॉकिंग्स का पूरा वार्डरोब खरीदा जा सकता है, और मुझे लगता है कि बैलेंसियागा की स्टॉकिंग्स दिखने में भी अच्छी नहीं लगती। विवान गुप्ता ने उसकी तरफ एक नज़र डाली। मुझे वो नहीं चाहिए जो तुम सोचते हो, मुझे वो चाहिए जो मैं सोचती हूँ। मुझ पर भरोसा करो, ये बैलेंसियागा है। रिया जैन।
अंत में रिया जैन ने हार मान ली और वे दोनों बैलेंसियागा स्टोर की ओर चल पड़े। आप क्या खरीदना चाहेंगे? जैसे ही वे अंदर आए, बिक्री सहायक ने उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया। उसका चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था। मुझे अपनी स्टॉकिंग्स दिखाने ले चलो, रिया जैन ने बिक्री सहायक से स्पष्ट स्वर में कहा। बिक्री सहायक ने रिया जैन को लैंकम उत्पादों से भरा एक बड़ा बैग ले जाते हुए देखा और उसके चेहरे पर और भी गर्मजोशी भरी मुस्कान आ गई। क्रय शक्ति वाले ग्राहक को कोई भी सेल्स असिस्टेंट मना नहीं कर सकता। कृपया इस तरफ से, सेल्स असिस्टेंट ने उन्हें अपने पास आने का इशारा किया। इसके साथ ही वो विवान गुप्ता और रिया जैन को एक दीवार के पास ले गई, जहां दर्जनों पुतलों के पैरों पर तरह तरह की मोज़ों की शैलियां प्रदर्शित थीं, काली, सफ़ेद, न्यूड माइनस, हर वो चीज़ जो आप चाह सकते हैं। मैडम, आप पहले इसे देख लीजिए, फिर मैं आपको इसके फ़ायदे बताऊंगी। रिया जैन अभी कुछ बोलने ही वाली थी कि उसने विवान गुप्ता को ये कहते हुए सुना, बैंगनी रेशम को छोड़कर बाकी सब कुछ यहीं पैक कर लो। बिक्री सहायक? रिया जैन? सेल्स असिस्टेंट को अभी भी अचंभित देखकर विवान गुप्ता ने भौहें चढ़ा लीं। क्या तुमने नहीं सुना? ठीक है महोदय, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। सेल्स असिस्टेंट ने पहले कभी ऐसे आवेगशील ग्राहक का सामना नहीं किया था जो एक नज़र में ही सब कुछ पैक करने का फैसला कर ले। रिया जैन विवान गुप्ता के बगल में खड़ी थी। ओनी चान, ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं इतने सारे नहीं पहन सकती। वैसे भी एक सस्ता वाला भी 2-3 हज़ार का ही होता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। विवान गुप्ता ने अपनी नाक रगड़ी। इसे मेरी ओर से एक उपहार समझो, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या स्थिति है? भविष्य में तुम इन्हें सिर्फ मुझे दिखाने के लिए ही पहन सकते हो। विवान गुप्ता की बातें सुनकर रिया जैन खिलखिलाकर हंस पड़ी और विवान गुप्ता की बांह पकड़ ली। मैंने तो असल में ओनी चान के लिए मोज़े खरीदने की योजना बनाई थी। उनकी घनिष्ठ उपस्थिति को देखकर कौन विश्वास करेगा कि रिया जैन और विवान गुप्ता कल ही मिले थे? लेकिन अगर दूसरों को पता भी चल जाए तो उन्हें अजीब नहीं लगेगा। यह एक तेज रफ्तार वाला युग है और अस्पष्टता से पेश आने की कला में विवान गुप्ता को सबसे आगे माना जा सकता है। कुछ ही देर में सेल्स असिस्टेंट ने सारे मोज़े पैक किए और उन्हें लेकर आ गई। हेलो महोदय, कुल बिल 45,200 रुपये है, ये रही रसीद। बिक्री सहायक ने आदरपूर्वक रसीद विवान गुप्ता को सौंप दी। रसीद पर नज़र डालते ही विवान गुप्ता बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। आखिर उसके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड में सिर्फ 3 छोटे मोटे खर्चे थे, ऐसे में इतनी बड़ी रकम ने उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं खींचा। कार्ड स्वाइप करें, इतना कहकर विवान गुप्ता ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा विशेष रूप से उनके लिए डिज़ाइन किया गया काला सोने का कार्ड बिक्री सहायक को सौंप दिया। बैलेंसियागा जैसे लग्जरी ब्रांड में सेल्स असिस्टेंट के तौर पर काम करने वाली, हालांकि उसने पहले कभी ब्लैक गोल्ड कार्ड नहीं देखा था, फिर भी उसे कुछ समझ थी और उसने तुरंत अपनी नज़र विवान गुप्ता की ओर घुमाई। उसे एक ऐसे टाइकून के रूप में देखा जो ब्लैक गोल्ड कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है। सब कुछ तय हो जाने के बाद विवान गुप्ता ने रिया जैन से सेल्स असिस्टेंट को छात्रावास का पता देने को कहा ताकि वह सामान स्कूल भेज सके, क्योंकि सामान ले जाना बहुत भारी था। क्या हम कहीं और घूमने चलें? अभी सुबह का समय था और विवान गुप्ता इतनी जल्दी वापस नहीं लौटना चाहता था। आखिर वापस जाने पर करने को कुछ नहीं था और उसका इरादा खुद कुछ चीज़ें खरीदने का भी था। मैं आसान जा रही हूँ। रिया जैन स्वाभाविक रूप से मना नहीं करती, वो भी विवान गुप्ता के साथ अधिक समय बिताना चाहती थी। तो चलिए कुछ और दुकानों पर चलते हैं और आपके लिए कुछ ऐसे कपड़े खरीदते हैं जो आम लोग पहनते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या मेरी पोशाकें सुंदर नहीं हैं? विवान गुप्ता ने आंखें घुमाकर तुरंत ही उसे जवाब दे दिया। रिया जैन रूठ गई और कुछ पल के लिए चुप रही। कुछ देर बाद चुप्पी सहन न कर पाने के कारण रिया जैन फिर से विवान गुप्ता के पास गई और बोली, ओनी चान, तुम मुझे मोज़े खरीद रहे हो, कपड़े खरीदना चाहते हो, हमारा रिश्ता कैसा है? मैं तुम्हारी प्रेमिका नहीं हूं, क्या ये सब कुछ ठीक नहीं है? विवान गुप्ता ने तिरछी नज़र से उसकी ओर देखा। क्या आपको आमतौर पर चाय पीना पसंद है? आपका क्या मतलब है? चाय बनाने की आपकी कला बहुत ही खराब है। मेरा सुझाव है कि आप इसे दोबारा सीखें। विवान गुप्ता का आखिरी वाक्य सुनकर रिया जैन को आखिरकार उसकी बात समझ में आ गई। मैं हरी चाय कहाँ से पी रहा हूं? मैं तो बस सच बोल रहा हूं। विवान गुप्ता ने उसे और भी नज़रअंदाज कर दिया। यह देखकर कि विवान गुप्ता फिर से उसे नज़रअंदाज कर रहा है, रिया जैन तेजी से उसके पास पहुंच गई। इतनी देर चलने के बाद उसके माथे पर पसीने की एक पतली परत आ गई थी और लड़की की खुशबू पसीने की गंध के साथ मिलकर विवान गुप्ता की नाक में भर गई। तो ओनी चान, मुझे बताओ, अब हमारा रिश्ता किस तरह का है? ये सुनकर विवान गुप्ता रुक गया और मुड़कर उसकी बड़ी बड़ी आंखों में देखने लगा। रिया जैन डरी नहीं, उसने भी अपनी निगाहें उसकी निगाहों से मिलाईं। वे दोनों 10 सेकंड से अधिक समय तक एक दूसरे को घूरते रहे। फिर विवान गुप्ता ने हंसते हुए रिया जैन का हाथ पकड़ लिया। आप इसे जिस भी तरह का रिश्ता कहें, ये वही है।
जैसे ही उसने ये कहा, वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने उसके दिखने में हड्डीहीन से छोटे हाथ को हल्के से दबा दिया। उसे बहुत अच्छा लगा। विवान गुप्ता को अचानक इतना आगे बढ़ते देख रिया जैन को अचानक थोड़ी बेचैनी महसूस हुई और उसका पहले का हंसमुख स्वभाव शर्मीला हो गया, लेकिन उसने विवान गुप्ता की हरकत का विरोध नहीं किया। वो मन ही मन सोचने से खुद को रोक नहीं पाई, क्या अब मैं सिस्टर मेहता से आगे निकलकर ओनी-चान की प्रेमिका बनने जा रही हूं? अगर विवान गुप्ता को रिया जैन के विचारों का पता चल जाता तो वो निश्चित रूप से उसे ठुकरा देता। दोस्त, क्या उन्होंने कभी इस बात को स्वीकार किया? हालांकि उन्होंने कहा कि रिया जैन अपने रिश्ते को जिस तरह से परिभाषित करना चाहती है वो कर सकती है, लेकिन उन्होंने कभी ये जिक्र नहीं किया कि वो इसे स्वीकार करेंगे। एक रंगीन मिजाज व्यक्ति होने के नाते विवान गुप्ता अपने ही तालाब की किसी भी मछली के जाल में इतनी आसानी से कैसे फंस सकता था? जहां तक उसे नीच इंसान कहने की बात है, वो तो और भी हास्यास्पद है। वो तो बस दुनिया में प्यार फैला रहा था। जब वे दोनों अपने विचारों को छिपाते हुए एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे, तभी दो आकर्षक आकृतियां कोने से प्रकट हुईं। ज़ारा यूसुफ और उसकी रूममेट यामिनी पांडे। स्पष्ट रूप से ज़ारा यूसुफ ने भी विवान गुप्ता को रिया जैन का हाथ पकड़े हुए देखा और उनके चेहरे के भाव तुरंत ही दिलचस्प हो गए। अपने सामने ज़ारा यूसुफ को देखकर हालांकि विवान गुप्ता घबराया हुआ नहीं था, फिर भी वो अनायास ही अपनी नाक रगड़ने लगा। ऐसा प्रतीत होता था कि उनका और ज़ारा यूसुफ दोनों का ही शॉपिंग मॉल से एक विशेष संबंध था। पिछली बार लोअर पैरल स्क्वायर में उनकी मुलाकात ज़ारा यूसुफ और लोचना यादव से हुई थी। इस बार उनकी मुलाकात रिया जैन के साथ नेशनल गोल्ड सेंटर में हुई। फर्क सिर्फ इतना था कि पिछली बार जब वे मिले थे तब उनका रिश्ता काफी मासूम था, लेकिन इस बार विवान गुप्ता उसके साथ अंतरंग पल बिता चुका था। रिया जैन ने ज़ारा यूसुफ की उसकी ओर अजीब सी नज़र भी देखी, विवान गुप्ता की ओर देखा और जान गई कि मामला साधारण नहीं है। विवान गुप्ता के मन में ये विचार आया, क्या ये वही पौराणिक अराजक दृश्य है? असंभव। विवान गुप्ता की दुनिया में कभी कोई अराजक दृश्य नहीं होता। वो एक समर्पित व्यक्ति है, उसकी केवल एक ही प्रेमिका होगी। हालांकि वो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन नायिका पहले से ही तय है। न तो रिया जैन और न ही ज़ारा यूसुफ उसकी प्रेमिका है, तो फिर इस अराजक दृश्य की बात ही क्या है? यामिनी पांडे। यूसुफ, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? यामिनी पांडे का हाथ पकड़े हुए ज़ारा यूसुफ ने थोड़ा और जोर लगा दिया और मन ही मन चिल्लाई, मेरे पास आंखें हैं, मुझे तुम्हारी याद दिलाने की जरूरत नहीं है। ज़ारा यूसुफ के भावनात्मक बदलाव को भांपते हुए यामिनी पांडे तुरंत चुप हो गई और ज़ारा यूसुफ के साथ स्थिर खड़ी हो गई। रिया जैन मूर्ख नहीं थी। हालांकि वो यामिनी पांडे और ज़ारा यूसुफ की बातें नहीं सुन पा रही थीं, लेकिन वो उनके हाव भाव से ही स्थिति को समझ गई और उसने अपना सिर घुमाया। उसके कोमल चेहरे पर एक शरारती मुस्कान दिखाई दी। ओनी-चान, क्या तुम उस बहन को जानते हो? वो ज़ारा यूसुफ का जिक्र कर रही थी। लड़की की अंतरात्मा ने उसे बताया कि विवान गुप्ता के साथ जिस लड़की का रिश्ता था वो वही लड़की थी जिसकी शक्ल सूरत उससे मिलती जुलती थी। रिया जैन की बातें सुनकर विवान गुप्ता ने सिर हिलाया। उसका चेहरा शांत था और उसने कहा, हाँ, बस एक दोस्त। उसने जानबूझकर अपनी आवाज़ धीमी नहीं की और विवान गुप्ता के आमने सामने खड़ी ज़ारा यूसुफ स्पष्ट रूप से सुन सकती थी। विवान गुप्ता के उन शब्दों को सुनकर ज़ारा यूसुफ का पहले से शांत और उदासीन चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और शॉपिंग बैग पकड़े हुए उसका बायां हाथ चुपचाप मुट्ठी में बंद हो गया, जिससे ताज़ा नेल पॉलिश उसकी हथेली में दर्दनाक रूप से चुभने लगी। दरअसल ज़ारा यूसुफ ने इस तरह की स्थिति के लिए काफ़ी पहले से ही मानसिक तैयारी कर ली थी, लेकिन उसे इतनी जल्दी इसके आने की उम्मीद नहीं थी। हाँ, यह सही है। ज़ारा यूसुफ को विवान गुप्ता के पैसों की लालसा थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसके मन में कोई भावना नहीं थी। जहां तक उसके सामने खड़े विवान गुप्ता की बात है, ज़ारा यूसुफ के मन में मिली जुली भावनाएं थीं। वे दोनों मूल रूप से हितों के एक रिश्ते में उलझे हुए थे। सटीक रूप से कहें तो वे वास्तव में एक साथ नहीं थे, ये एक प्रकार का लेन देन था। विवान गुप्ता उसके शव की तलाश में था, वह विवान गुप्ता के पैसों के पीछे पड़ी थी। लेकिन एक महिला होने के नाते ज़ारा यूसुफ ने पहले ही अपनी सबसे कीमती संपत्ति उसे सौंप दी थी। हालांकि आज के समाज में इसे अब उतना कीमती नहीं माना जाता है, लेकिन महिलाएं ऐसी ही होती हैं। वे हमेशा अपने पहले अंतरंग संपर्क वाले पुरुष के साथ एक बंधन बना लेती हैं, और वो भी इसका अपवाद नहीं थी। वे चारों मॉल के कोने पर खड़े होकर एक दूसरे को घूर रहे थे। तीनों पक्षों को तो कुछ हद तक कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन यामिनी पांडे, जो इस अजीबो-गरीब स्थिति में फंसी एक बाहरी व्यक्ति थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वहां से चली जाए या वहीं रुक जाए। अंत में विवान गुप्ता ने ही सबसे पहले बात की। रिया, आगे जाकर मेरा इंतजार करो, मैं अपने दोस्त से बात कर लूंगा। हालांकि रिया जैन रुकना चाहती थी, उसने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया, अपना शॉपिंग बैग उठाया और उस असहज स्थिति से चली गई। इस अवसर का लाभ उठाते हुए यामिनी पांडे ने जल्दी से ज़ारा यूसुफ को भी सिर हिलाकर अभिवादन किया और फिर चली गई।
विवान गुप्ता ने हमेशा की तरह ज़ारा यूसुफ के चेहरे को छूने की कोशिश की, लेकिन इस बार पहले की तरह विनम्रता से सहमति देने के बजाय उसने अपना हाथ हिलाकर विवान गुप्ता के हवा में ही मौजूद हाथ को दूर धकेल दिया। क्या आपको नहीं लगता कि आपको मुझे स्पष्टीकरण देना चाहिए? विवान गुप्ता ने हैरानी से अपना हाथ पीछे खींच लिया और बस उसके चेहरे को देखता रहा। क्या समझाना है? उस लड़की के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताएं। कंधे उचकाते हुए विवान गुप्ता ने उदासीनता से कहा, क्या समझाना है? ये तो बस वही रिश्ता है जो तुमने देखा। विवान गुप्ता के उदासीन भाव और सीधे साधे जवाब को देखकर ज़ारा यूसुफ का दिल बैठ गया। क्या तुम मुझसे झूठ भी नहीं बोल सकते, बस एक बार के लिए? क्या ये जरूरी है? ये आवश्यक क्यों नहीं है? विवान गुप्ता इस बारे में बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपना फोन निकाला और सीधे वीचैट की अधिकतम राशि 200,000 रुपये ट्रांसफर कर दी। ठीक है, मैंने आपको कुछ पैसे भेज दिए हैं, जाओ जो चाहो खरीद लो, और अगर पैसे कम पड़ें तो मुझे बता देना। बोलते हुए उन्होंने ज़ारा यूसुफ को एक और मुस्कान दिखाई। विवान गुप्ता किसी लड़की के मन को पूरी तरह से समझने का दावा करने का साहस तो नहीं करता था, लेकिन वो लगभग 70 से 80% तक अनुमान लगा सकता था। उसने सोचा कि ज़ारा यूसुफ उस दृश्य को स्वीकार नहीं कर पाएगी जो उसने अभी अभी देखा था, इसलिए उसने 200,000 रुपये को उसके मुआवजे के रूप में मान लिया। पहले ज़ारा यूसुफ शायद इस मौके पर खुशी से झूम उठती, लेकिन अब उसे अचानक लगा कि 200,000 रुपये उसके लिए एक अपमान है। क्या आपको लगता है कि हमारे बीच आप बस पैसे दे देंगे और बात खत्म हो जाएगी? इन सब के बाद विवान गुप्ता धीरे धीरे अपना धैर्य खो बैठा। तो फिर आपको क्या लगता है कि मुझे कितना भुगतान करना चाहिए? अब तक विवान गुप्ता को ज़ारा यूसुफ की मानसिक स्थिति का अच्छा अंदाजा हो चुका था। उसे बस इतना महसूस होता था कि वो उसके लिए महत्वहीन है। विवान गुप्ता के ठंडे चेहरे को देखते हुए ज़ारा यूसुफ चुप रही। आपको हमारे रिश्ते की प्रकृति को समझना होगा। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, मैं पैसे दूंगा, आप साथ देंगी। मैं आपको मनचाही जिंदगी दे सकता हूं, लेकिन शर्त यह है कि मैं कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं रखूंगा। आप एक समझदार महिला हैं, मैं आपके वर्तमान रवैये को असंतुलन का एक क्षण मान सकती हूं, और मैं इसके लिए आपको दोषी नहीं ठहराऊंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। हर कोई अपने दिल में नायक होता है, इसलिए ज़ारा यूसुफ की प्रतिक्रिया विवान गुप्ता के लिए स्वाभाविक थी। आखिरकार अपनी खूबियों के चलते उसके चाहने वालों की कमी नहीं थी, और विवान गुप्ता द्वारा अचानक इस तरह का व्यवहार किए जाने से वो परेशान हो ही गई। अगर विवान गुप्ता ने उसे मनाने के लिए थोड़ा समय और प्रयास किया होता तो शायद वो अपने दिल के इस दर्द को खुद ही दूर कर लेती। आखिर वो मूर्ख तो नहीं थी, उनका रिश्ता पवित्र नहीं था। एक को पैसे की चाह थी, दूसरे को आकर्षण की, तो भावनाओं को इसमें क्यों मिलाना? लेकिन विवान गुप्ता किस तरह का व्यक्ति था? एक सच्चा अहंकारी। सीधे शब्दों में कहें तो वो उस तरह का व्यक्ति था जिसे दुनिया की परवाह नहीं थी जब तक वो खुश था। क्या वो ज़ारा यूसुफ जैसी किसी के लिए खुद को विनम्र करेगा और फिर उसे मनाएगा? अगर ये पिछले जन्म में होता तो शायद ऐसा हो सकता था, लेकिन अब ये असंभव था। विवान गुप्ता की वर्तमान स्थिति को एक शब्द में वर्णित किया जा सकता है, आत्मविश्वास से भरपूर और बेफिक्र। अब ये ज़ारा यूसुफ है जो उससे अपनी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहती है, न कि विवान गुप्ता जो उससे विनती करने के लिए हाथ पैर मार रहा है। ज़ारा यूसुफ के बिना भी भविष्य में जाहिद वर्मा, कियान यूसुफ और सन यूसुफ जैसी शख्सियतें होंगी। विवान गुप्ता की मौजूदा संपत्ति को देखते हुए क्या उन्हें ज़ारा यूसुफ के रहने या जाने से कोई फर्क पड़ेगा? दुख से भरी आंखों के साथ चुपचाप खड़ी ज़ारा यूसुफ को देखकर विवान गुप्ता ने अपना फ़ोन वापस अपनी जेब में रखा और ठंडे स्वर में बोला, 200,000 रुपये अपने पास रखो और फिर इस पर दोबारा सोचो। अगर तुम मुझसे संबंध तोड़ना चाहते हो तो इसे ब्रेकअप फीस समझो। अगर तुम कोई हल निकाल लेते हो तो मुझे फिर से फ़ोन करना। बोलने के बाद विवान गुप्ता ने एक पल के लिए भी उस पर अपनी निगाह नहीं टिकाई और सीधे उसके पास से गुजर गया। उन्हें विश्वास था कि ज़ारा यूसुफ सही चुनाव करेगी। आखिरकार एक अकेले 200,000 और भविष्य में अनगिनत 200,000 के बीच एक मूर्ख भी यह जानता होगा कि कैसे चुनना है। विवान गुप्ता को बिना किसी हिचकिचाहट के जाते देख ज़ारा यूसुफ की पहली प्रतिक्रिया नाराज़गी की थी। क्या वो कम से कम उसे थोड़ा सा भी खुश नहीं कर सकता था? उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसके ठीक बगल में थी, क्या वो उसे आसानी से जाने का रास्ता नहीं दे सकता था? फिर पछतावा शुरू हुआ। विवान गुप्ता के साथ रहने के लिए सहमत होने के बाद से 10 दिनों में उसने एक ऐसे जीवन का अनुभव किया जिसकी उसने पहले कभी कल्पना करने की हिम्मत नहीं की थी। विलासितापूर्ण कारों में घूमना, प्रेसिडेंशियल स्वीट्स में ठहरना, बेहतरीन भोजन करना, ऐसी विलासितापूर्ण वस्तुएं खरीदना जो वो हमेशा से चाहती थी लेकिन खरीद नहीं सकती थी। यह सब कुछ विवान गुप्ता के सामने शर्माने का नाटक करने मात्र से संभव हो गया। इसके लिए उसे कड़ी मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। पहले की तुलना में
जब वो 4S डीलरशिप में पार्ट टाइम काम करती थी, ग्राहकों से लगातार परेशान होती थी और फिर भी अपनी मनपसंद बैग खरीदने में असमर्थ थी। उसका वर्तमान जीवन स्वर्ग और पृथ्वी के समान था और यह सब विवान गुप्ता की वजह से ही संभव हो पाया था। यह सोचते हुए ज़ारा यूसुफ ने वास्तव में पहले ही एक निर्णय ले लिया था। जब विवान गुप्ता रिया जैन के पास लौटा तो उसका चेहरा अभी भी भावहीन था। इस घटना से पहले रिया जैन ने विवान गुप्ता में जो खुशनुमा माहौल बनाया था वो पूरी तरह से गायब हो गया था। अचानक विवान गुप्ता के फ़ोन की घंटी बजी। चैट इंटरफेस पर ज़ारा यूसुफ की ओर से लेन देन की पुष्टि और क्षमा करें शब्द देखकर विवान गुप्ता फिर से मुस्कुराया। ऐसा इसलिए नहीं था कि वो इस बात से खुश था कि ज़ारा यूसुफ ने इसका पता लगा लिया था, बल्कि वो इस बात से खुश था कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है। इस क्षण विवान गुप्ता को धन होने के लाभों का एहसास हुआ। ये न केवल व्यक्तिगत आनंद दे सकता है बल्कि दूसरों की भावनाओं को भी प्रभावित कर सकता है। ये किसी ऐसे व्यक्ति को भी जो आपसे घोर घृणा करता हो आपके सामने झुकने पर मजबूर कर सकता है और ये पल भर में सही और गलत को उलट सकता है, गलत को सही और सही को गलत बना सकता है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग अक्सर कहते हैं आप अमीरों की खुशी की कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए खरीदारी जारी रखते हैं। रिया जैन को यह जानने की उत्सुकता तो थी कि विवान गुप्ता के भाव सिचुआन ओपेरा के किसी पात्र की तरह क्यों बदल रहे थे। एक पल उदास तो अगले ही पल खुश, लेकिन उसने पूछा नहीं। केवल मूर्ख स्त्रियां ही प्रश्न पूछती हैं, जबकि समझदार स्त्रियां दूसरों के उत्तर प्रकट करने का इंतजार करती हैं। वर्साचे के फ्लैगशिप स्टोर में विवान गुप्ता ने नए कपड़े पहन लिए। शरीर के ऊपरी हिस्से पर चमकीले पीले रंग का एक आकर्षक ट्रेंच कोट था, जिसकी रेखाएं सरल होते हुए भी तनावपूर्ण प्रभाव पैदा करती थीं। नीचे के हिस्से में हल्के स्लिम फिट वाली शुद्ध काले रंग की जीन्स थी। बड़े से फर्श पर लगे दर्पण में विवान गुप्ता ने खुद को देखा और कुछ हद तक संतुष्टि से सिर हिलाया। ये मानना पड़ेगा कि हालांकि ये शीर्ष ब्रांड अक्सर कुछ विचित्र डिज़ाइन लेकर आते हैं, लेकिन पहनने वाले व्यक्ति के आधार पर काफ़ी संख्या में शानदार पीस भी मौजूद हैं। उदाहरण के लिए सितारों द्वारा प्रचारित कपड़े मानो उन्हीं के लिए बने हों, लेकिन जब दूसरे लोग उन्हें खरीदते हैं तो ये प्रभाव खत्म हो जाता है। क्या कपड़ों में कोई फर्क होता है? नहीं, फर्क व्यक्ति में होता है। पास खड़ा विक्रेता प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया और बोला, सर ये दोनों चीज़ें तो मानो आपके लिए ही डिज़ाइन की गई हों, ये आप पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। एक विक्रेता होने के नाते उनके पास प्रशंसाओं का एक विशाल भंडार होना चाहिए, लेकिन विवान गुप्ता को देखकर विक्रेता सभी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसाओं को भूल गया और केवल ये 2 पंक्तियां ही कह सका। जैसा कि कहा जाता है, झूठ देखने में सुंदर लगता है जबकि सच अक्सर सरल होता है। विवान गुप्ता को कोई आपत्ति नहीं थी और उसने सीधे कार्ड विक्रेता को सौंप दिया। बस इसके लिए भुगतान कर दो। विक्रेता ने झटपट कार्ड स्वाइप किया और विवान गुप्ता के बगल में खड़ी रिया जैन की आंखों में चमक आ गई। ओनी चान, तुम बेहद खूबसूरत लग रहे हो। बदमाश ओनी चान। दरअसल ये सिर्फ कपड़ों का बदलाव था, कुल मिलाकर कोई खास बदलाव नहीं हुआ था। शायद वर्साचे के कपड़े अधिक परिपक्व दिखते हैं, इसलिए विवान गुप्ता का व्यक्तित्व अधिक प्रभावशाली हो गया। और एक ऐसी चीज़ है जिसके अस्तित्व पर अगर आप विश्वास करते हैं तो वो मौजूद है, और अगर आप विश्वास नहीं करते तो वो मौजूद नहीं है। लेकिन विवान गुप्ता अब भी मानता है कि लोगों के बीच आभा में बहुत बड़ा अंतर होता है। उदाहरण के लिए, उनके पिछले रूप और वर्तमान रूप में शक्ल सूरत पूरी तरह से एक जैसी है, लेकिन माहौल बिल्कुल अलग है। हालांकि वो पिछले जन्म में सुंदर था, लेकिन वो बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो हद से ज्यादा सरल था और उसमें एक मजबूत देहातीपन झलकता था। लेकिन इस जीवन में 1 महीने से अधिक समय तक उच्च स्तरीय उपभोग, सामाजिक मेलजोल और विलासितापूर्ण आनंद के दौरान उन्होंने धीरे धीरे उस देहाती अंदाज को त्याग दिया और एक अकथनीय आभा प्राप्त कर ली। अगर इसे एक शब्द में वर्णित करना हो तो वह कुलीनता होगी, उस तरह की कुलीनता जो केवल प्राचीन शाही वंशजों के पास होती थी। हालांकि शायद थोड़े समय के अंतराल के कारण ये बहुत स्पष्ट नहीं है। शैक्षणिक सत्र शुरू हुए कई दिन बीत चुके हैं। विवान गुप्ता का जीवन फिर से दिनचर्या में ढल गया है। पिछले जीवन से ज्यादा अलग नहीं, कक्षाओं में जाना और दीपक बोस और अन्य लोगों के साथ खेल खेलना। दरअसल विवान गुप्ता ने वे पाठ्यक्रम पहले ही सीख लिए थे और उसे नहीं लगता था कि भविष्य में उसे उस ज्ञान की आवश्यकता होगी। यद्यपि पिछले जन्म में उसका सपना निर्देशक बनने का था, लेकिन निर्देशक बनने के बाद उसका अंतिम सपना खूब पैसा कमाना था। अब उसने अपने सपने के लिए संघर्ष करने की प्रक्रिया को छोड़ दिया था और सीधे उसे हासिल कर लिया था, जिससे विवान गुप्ता को थोड़ा कम वास्तविक महसूस होने लगा था। यही कारण है कि विवान गुप्ता प्रतिदिन पूरी निष्ठा से कक्षाओं में उपस्थित होता है। यही एकमात्र तरीका है जिससे उसे वास्तविकता का एहसास होता है। छात्र होने के नाते पढ़ाई के अलावा हमें और क्या करना चाहिए? हमारा लक्ष्य तो अपने देश की सेवा करना है।
अंतर सिर्फ इतना है कि पिछले जीवन में वो इस समय प्रेम से परेशान था, लेकिन इस जीवन में उसके आसपास अनगिनत प्रेम प्रसंग हैं। ज़ारा यूसुफ के साथ हुई पिछली घटना के बाद विवान गुप्ता को उससे मिलने का समय मिला और दोनों ने एक साथ कुछ सुखद पल बिताए। ऐसा लगता है कि ज़ारा यूसुफ में आत्मपीड़ा की प्रवृत्ति है, क्योंकि विवान गुप्ता द्वारा ठंडे व्यवहार के बाद वो और भी स्नेहपूर्ण हो गई और उन्होंने कई नए शारीरिक संबंध बनाए। स्कूल में ज़ारा यूसुफ की वजह से रिया जैन जानबूझकर विवान गुप्ता से दूरी बनाए रखती थी। वो न सिर्फ उससे खुलकर बात नहीं करती थी, बल्कि वीचैट पर भी उसे एक भी मैसेज नहीं भेजती थी। हालांकि विवान गुप्ता को उसे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसकी नज़र में जो रिश्ता अभी तक पक्का नहीं हुआ है, उसे बनाए रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके विपरीत आलिया मेहता बिना किसी चूक के सैन्य प्रशिक्षण के बाद हर दिन उससे बातचीत करने के लिए मिलती थी, जो विवान गुप्ता के लिए एक सुखद आश्चर्य था। अगर मुंबई थिएटर अकादमी की ये पहले से ही मशहूर कैंपस ब्यूटी उनके साथ कुछ विकसित करने का इरादा रखती है, तो वो निश्चित रूप से इनकार नहीं करेंगे। दरअसल विवान गुप्ता बहुत आलसी है। वह स्पष्ट रूप से एक पुराना खिलाड़ी है, लेकिन पहल करने को तैयार नहीं है। शाम 7:10 बजे रिसेप्शन पर जिस शिक्षिका ने अभी अभी कक्षा समाप्त होने की घोषणा की थी, वो अपनी चाय का कप लेकर चली गई और दोपहर में विवान गुप्ता द्वारा रिचार्ज किए गए 10 मिलियन जॉय बीन्स भी यूं ही गायब हो गए। अंगड़ाई लेते और जम्हाई लेते हुए विवान गुप्ता ने अपनी डेस्क को साफ किया और जाने की योजना बना रहा था, तभी उसके बगल से दीपक बोस की आवाज़ आई, वाइट पीसेस, चलो कुछ मज़ेदार करने चलते हैं। कितना मज़ेदार? विवान गुप्ता ने कक्षा के दरवाजे की ओर बढ़ते हुए पूछा। नए छात्रों का सैन्य प्रशिक्षण चल रहा है। वे आज शिविर में नहीं, बल्कि हमारे स्कूल के मैदान में हैं और काफ़ी लोग पहले ही ये सब देखने के लिए आ चुके हैं। अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो हमें अच्छी जगह नहीं मिलेगी। नए साल के सैन्य प्रशिक्षण में ऐसा क्या दिलचस्प है? क्या पिछले साल आपको इसका काफ़ी अनुभव नहीं हुआ? क्या आप इस साल इसे फिर से अनुभव करना चाहते हैं? दीपक बोस ने तिरस्कार भरी नज़र से विवान गुप्ता की ओर देखा। क्या आपको लगता है कि वे सभी वहां सैन्य प्रशिक्षण देखने जाते हैं? कौन सा लड़का उन प्यारी युवा जूनियर्स के लिए वहां नहीं जाता? कौन सी लड़की उन सुंदर जूनियर्स के लिए वहां नहीं जाती? चलो, अब देर मत करो, जल्दी करो। विवान गुप्ता ने बेबसी से सिर हिलाया और उनके पीछे चल दिया। आखिरकार उसके पास करने के लिए और कुछ बेहतर नहीं था, इसलिए थोड़ा मनोरंजन करने जाना बुरा विचार नहीं था। जब विवान गुप्ता और दीपक बोस मुंबई थिएटर अकादमी के मैदान में पहुंचे, तो स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसा दीपक बोस ने बताया था। मुंबई थिएटर अकादमी के काफ़ी सारे वरिष्ठ छात्र पहले से ही वहां मौजूद थे, जिनकी कक्षाएं समाप्त हो चुकी थीं। काफ़ी लोगों ने विवान गुप्ता को देखा और चाहे वे उन्हें जानते हों या नहीं, उन्होंने मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया। पिछले कुछ दिनों में विवान गुप्ता का नाम पूरे मुंबई थिएटर अकादमी में फैल गया था। दूसरे वर्ष में पढ़ने वाले इस बेहद अमीर दूसरी पीढ़ी के छात्र के बारे में किसने नहीं सुना होगा? जो लोग मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करना चाहते हैं, वे व्यक्तिगत संपर्कों को बहुत महत्व देते हैं, और यहाँ तक कि ये नवागंतुक, जिन्होंने अभी तक उद्योग में कदम नहीं रखा है, इस सिद्धांत से अच्छी तरह परिचित हैं। उनके मन में यह विचार था कि अगर वे विवान गुप्ता जैसे किसी व्यक्ति के साथ अच्छा रिश्ता बना लें, तो शायद एक दिन वे भी उसके पैरों से लिपट सकें। विवान गुप्ता इन लोगों के मन की बात समझ गया और उसने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। वो दिखावा करने वालों में से नहीं था। आखिर वे सहपाठी थे और औपचारिक व्यवहार करने में कोई बुराई नहीं थी। सबकी निगाहें मैदान के केंद्र की ओर मुड़ गईं और उनकी नज़र हरे रंग की वर्दी पहने लोगों के विशाल समूह पर पड़ी। हालांकि मौसम गर्म था, लेकिन कड़े नियमों के चलते किसी ने भी अपनी वर्दी उतारने की हिम्मत नहीं की और सभी, पुरुष और महिला, पसीने से तरबतर थे और उनके बाल आपस में चिपक गए थे। भीड़ में विवान गुप्ता ने एक नज़र में रिया जैन को पहचान लिया। हालांकि उसने सैन्य प्रशिक्षण की आवश्यकताओं के अनुसार अपने सफ़ेद बालों को फिर से काला रंगवा लिया था, फिर भी उसकी 2 चोटियां बहुत ही आकर्षक थीं। शाम के 7 बज चुके थे, लेकिन अभी पूरी तरह अंधेरा नहीं हुआ था। सैन्य प्रशिक्षण का गंभीर हिस्सा शायद अब खत्म होने वाला था, और इसके बाद जो होने वाला था वही असली वजह थी जिसके लिए दीपक बोस ने विवान गुप्ता को बुलाया था। सैन्य प्रशिक्षण प्रदर्शन। यह शायद किसी भी स्कूल के सैन्य प्रशिक्षण काल के दौरान होने वाला एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें छात्रों को उबाऊपन महसूस नहीं होता है। जैसा कि विवान गुप्ता को उम्मीद थी, मेगाफोन लिए मुख्य प्रशिक्षक नए छात्रों के सामने खड़े थे। मुंबई थिएटर अकादमी द्वारा नियुक्त प्रशिक्षक वैध रूप से सक्रिय सैन्यकर्मी थे, उन लोगों के विपरीत जिन्हें कुछ अस्थायी कॉलेजों द्वारा नियुक्त किया जाता था। यहाँ तक कि उनका भाषण भी अधिक प्रभावशाली प्रतीत होता था। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे विश्वास है कि कुछ दिनों के प्रशिक्षण के बाद आप एक दूसरे से परिचित हो गए होंगे। साथ ही, चूंकि आज हम शिविर में नहीं हैं, इसलिए मैं थोड़ा आराम करने की योजना बना रहा हूं।
आज रात का सैन्य प्रशिक्षण प्रदर्शन अलग अलग टीमों द्वारा नहीं होगा। इसके बजाय सभी भाग लेंगे और प्रत्येक टीम उन लोगों को नामांकित करेगी जो अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए प्रदर्शन करना चाहते हैं। मुख्य प्रशिक्षक के भाषण समाप्त होते ही सैन्य प्रशिक्षण ले रहे नए सैनिकों ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन बगल में खड़े वरिष्ठ सैनिक सभी उत्साहित थे। यह प्रशिक्षक बहुत बढ़िया है। अगर नए खिलाड़ी अपनी अपनी टीमों के अनुसार प्रदर्शन करते हैं तो देखने वालों को शायद ही कुछ दिखाई देगा और उन्हें देखने के लिए एक टीम से दूसरी टीम में जाना पड़ेगा। लेकिन अब मुख्य प्रशिक्षक अलग अलग टीमों से नामांकित छात्रों से प्रदर्शन करवा रहे थे, जाहिर तौर पर उन लोगों को ध्यान में रखते हुए जो इस हंगामे को देख रहे थे। मुख्य प्रशिक्षक ने आसपास हो रही हूटिंग को अनसुना करते हुए आगे कहा, अब मैं आप सभी टीमों को 5-5 मिनट दे रहा हूं। प्रत्येक टीम प्रदर्शन करने के लिए 2 लोगों को नामित करेगी। मुंबई थिएटर अकादमी के 2017 बैच के 500 से अधिक नए छात्रों को 8 टीमों में विभाजित किया गया था। इसका मतलब था कि प्रदर्शन के लिए 16 लोगों का चयन किया जाएगा। 5 मिनट जल्दी बीत गए। विवान गुप्ता और दीपक बोस बैठने के लिए जगह ढूंढकर बैठ गए। उनका इरादा नए छात्रों का प्रदर्शन देखने का था। सच कहें तो विवान गुप्ता को थोड़ा अफसोस भी हुआ। आखिर बोरी जैसे दिखने वाले उन वर्दी ने छोटे छात्रों के खूबसूरत शरीर को पूरी तरह से ढक रखा था, इसलिए उनके असली रूप को देखना नामुमकिन था। शो शुरू भी नहीं हुआ था कि थोड़ी शर्मिली सी दिखने वाली एक सहपाठी विवान गुप्ता के पास आई और उसे पानी की बोतल थमा दी। उसे थोड़ी प्यास तो लगी ही थी, इसलिए उसने मना नहीं किया। उसने उसके संपर्क विवरण देने के अनुरोध पर सहमति भी दे दी। विवान गुप्ता ने सिस्टम का उपयोग करके उसकी सुंदरता का आकलन किया। 85 अंक बहुत अधिक तो नहीं, लेकिन निश्चित रूप से वो सुंदर थी। आखिरकार पूरे मुंबई थिएटर अकादमी में जब तक कोई लड़की अपने रूप रंग को लेकर बेहद आत्मविश्वासी न हो, तब तक बहुत कम ही ऐसी लड़कियां होंगी जो विवान गुप्ता से उनके संपर्क विवरण मांगने की हिम्मत कर सकेंगी। दीपक बोस ने अपने बगल में बैठे विवान गुप्ता को पानी गटकते हुए देखा और मन ही मन ईर्ष्या से भर आया, लेकिन व्यंग्य करते हुए उसने कहा, सैन्य प्रशिक्षण तुम्हारे लिए नहीं है, फिर भी तुम पानी पी रहे हो। बेशर्मी की बात करें तो मैं तुम्हें सबसे बड़ा मानता हूं। विवान गुप्ता ने उसकी ओर एक नजर डाली। गुस्से में रहना बंद करो, शुरुआत हो चुकी है। जैसे ही नामांकित छात्रा मंच पर आई, चारों ओर सन्नाटे की आवाजों की लहर दौड़ गई। उसे देखते ही विवान गुप्ता ने छलावरण के दिखावे पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में अपने शब्द वापस ले लिए। यह छलावरण नहीं था जिसने उसके शरीर को छिपाया था, बल्कि यह था कि उसका शरीर उतना लंबा नहीं था जितना होना चाहिए था। विवान गुप्ता ने चुपचाप दीपक बोस से कहा, मुझे लगता है कि एक वाक्य में उसका सटीक वर्णन हो जाता है। कौन सा वाक्य? इस दुनिया में खूबसूरत चीजें बहुत कम हैं। जब कोई स्त्री अपना सिर झुकाती है और अपने पैर की उंगलियां नहीं देख पाती, तो वो सचमुच इस दुनिया की सुंदरता है। क्या आप समकालीन कवि हैं या कुछ और? दूसरी ओर मुख्य प्रशिक्षक ने मेजबान की भूमिका निभाई। कृपया पहले अपना परिचय दें। मैं राधिका यादव हूं, अभिनय विभाग से। मैं सबके लिए नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हूं। मुंबई थिएटर अकादमी के छात्रों को मंच का कुछ अनुभव है, इसलिए मंच पर घबराहट कोई समस्या नहीं है। राधिका यादव शांत और संयमित दिखीं, उनमें घबराहट का कोई संकेत नहीं था। आप इसके साथ क्या लेना चाहेंगे? एक उत्साही छात्र द्वारा पहले ही एक बड़ा ब्लूटूथ स्पीकर लाया जा चुका था। आइए बदलाव लाएं, राधिका यादव ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही ये गाना बजा, भीड़ ने एक बार फिर जोरदार जयकारे लगाए। हो सकता है कि बहुत कम लोग इस गाने को जानते हों, लेकिन जब बात टॉप आइडल की आती है तो ज्यादातर युवाओं को इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जरूर होती है। ये उनके सिग्नेचर डांस ट्रैक में से एक है। जहां तक डांस स्टेप्स की बात है, राधिका यादव की आकृति को पूरी तरह से प्रदर्शित किया जा सकता था। आपको पता होना चाहिए कि इस ट्वर्किंग डांस पर एक समय प्रतिबंध लगा दिया गया था। संगीत शुरू होते ही राधिका यादव धुन पर थिरकने लगी और उसने अपनी भारी भरकम छलावरण वर्दी एक तरफ फेंक दी। उसके शरीर के ऊपरी हिस्से पर केवल एक चुस्त दुरुस्त सफेद टी शर्ट ही बची थी, जिसे देखकर विवान गुप्ता को डर लगने लगा कि कहीं वो अपने अस्थिर गुरुत्वाकर्षण केंद्र के कारण गिर न जाए। नृत्य अपने चरम पर पहुंचने तक, चाहे छात्र प्रथम वर्ष के हों या वरिष्ठ, सभी ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। विवान गुप्ता भी चीखना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वो बस एक शांत दिलकश लड़का बनकर रहना चाहता था और फिर दिखावटी ढंग से चुपचाप बैठा रहा, मानो प्रशंसा का भाव बनाए हुए हो। छात्रों के वेश में भेस बदले हुए पुराने अश्लील लोगों के बीच राधिका यादव ने उन्हें धन्यवाद दिया और अपना भेस वापस पहन लिया। दूसरे कलाकार का नाम डिंग क्वान था। वो दिखने में काफी आकर्षक था, हालांकि विवान गुप्ता की तुलना में उसमें अभी भी थोड़ी दूरी थी, लेकिन उसके सुनहरे छोटे बालों वाले लुक ने कई छात्राओं का ध्यान आकर्षित किया। ये मत सोचो कि सिर्फ लड़के ही कामुक हो सकते हैं।
जब लड़कियां नखरे करती हैं तो लड़कों के लिए कोई जगह नहीं बचती। सचमुच, है ना? क्या अब भी कोई इस सवाल के बारे में जानने को उत्सुक है? अगर आप आकर्षक हैं तो आप इस तरह का सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि आकर्षक होना भले ही इसमें कोई जादुई शक्ति ना हो, इसका मतलब यह है कि आप कभी ये नहीं समझ पाएंगे कि लड़कियां लड़कों से कितनी अलग हो सकती हैं। हालांकि ये थोड़ा घिनौना और निर्मम लगता है, लेकिन ये सच है। लेकिन सच कहूं तो डिंकवान दिखने में भले ही थोड़ा आकर्षक था, लेकिन शो की गुणवत्ता के मामले में उसने राधिका यादव जितना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उसकी गायकी चीख पुकार जैसी तो नहीं थी, लेकिन उसके काफी करीब थी। वो कैसा गाना था? मेरे कुत्ते को फेंकी जाने वाली हड्डी भी उसके गाने से बेहतर लगती है, विवान गुप्ता ने पास ही में एक बड़े छात्र को शिकायत करते हुए सुना। आवाज इतनी तेज थी कि आसपास मौजूद सभी लोग उसे सुन सकें। यह बड़ा छात्र शायद अभिनय विभाग से नहीं था, क्योंकि मुंबई थिएटर अकादमी में दिखावे के मामले में उसकी रैंकिंग काफी कम होती, शायद लगभग 60 अंक। उसकी शक्ल सूरत देखकर पास खड़ी एक लड़की नाखुश हो गई। अगर आपको लगता है कि आप बेहतर कर सकते हैं तो वहां जाइए, भले ही आपको थोड़ी सी छूट दी जाए, फिर भी आप शायद उतना अच्छा नहीं गा पाएंगे जितना वो गाता है। बिल्कुल। वो किस कक्षा में है? कितना अपमानजनक है। भले ही उस व्यक्ति की बात सच थी, लेकिन दुर्भाग्य से यह एक ऐसी दुनिया है जहां लोग दिखावे के आधार पर ही निर्णय लेते हैं। ऑनलाइन तो कीबोर्ड पर बहस करने वाले लोग ठीक ठाक चल जाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में नफरत फैलाने की हिम्मत करके उसने तुरंत सबको नाराज कर दिया। हालात बिगड़ते देख वो व्यक्ति तेजी से चुपके से दूर चला गया।